सोचिए, एक तरफ एक ऐसा साम्राज्य था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज कभी नहीं डूबता, और दूसरी तरफ थे आम लोग जो अहिंसा के रास्ते पर एक जन आंदोलन चला रहे थे। तो आज हम इन्हीं दोनों के बीच हुए एक बहुत ही अहम समझौते की कहानी समझेंगे, जिसे गांधी-इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। देखिए, इस सब की शुरुआत होती है दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के इन दमदार शब्दों के साथ। यहाँ से ये तय हो गया था कि राष्ट्रीय ध्वज वो सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश के संकल्प का, उसकी जिद का प्रतीक बन जाएगा। पर असल में इसका मतलब क्या होता है जब हम कहते हैं कि पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा हो गया? यही वो सवाल है जो हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशालता को समझने में मदद करेगा। ये सिर्फ कुछ नेताओं का आंदोलन नहीं था, ये वाकई पूरे भारत के लोगों का संघर्ष था। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे आज़ादी की ये जो एक चिंगारी थी, वो देखते ही देखते हर घर, हर इंसान के दिल में एक बड़ी ज्वाला बन गई। ये जो नाम दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये साहस की कहानियां हैं। सोचिए, आंध्र तट पर टोटा नरसैया नायडू, जिन्होंने तिरंगा छोड़ने से बेहतर बेहोश होने तक मार खाना समझा, या फिर कालीकट में पी कृष्णा पिल्लई, जिन्होंने झंडे के लिए भयानक लाठियां सहीं। और तो और, ये संघर्ष इतना व्यक्तिगत हो गया था कि वल्लभ भाई पटेल की 80 साल की मां तक को नहीं बख्शा गया। ये घटनाएं बताती हैं कि ये लड़ाई कितनी गहरी और निजी थी। और ये सिर्फ कुछ अकेली घटनाएं नहीं थीं, ये आंदोलन सचमुच जंगल की आग की तरह फैल गया था। गुजरात में किसान महीनों तक अपनी जमीनें छोड़कर रियासतों में डेरा डाले रहे, तो वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रांत के आदिवासी लोगों ने जंगल के कानूनों को मानने से ही इनकार कर दिया। तो अब जब सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया, तो लोगों ने क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने विरोध करने के इतने क्रिएटिव तरीके खोज निकाले कि अंग्रेज भी हैरान रह गए। ये कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। सूरत में पुलिस बार बार बच्चों से झंडे छीन रही थी, तो बच्चों ने एक कमाल का आइडिया निकाला। उन्होंने तिरंगे के 3 रंगों वाले कपड़े सिलवा लिए और खुद जिंदा झंडे बनकर सड़कों पर घूमने लगे। अब बताइए, पुलिस इस झंडे को कैसे छीनती? लोगों के हथियार भी बड़े अनोखे थे। दिन की शुरुआत होती थी प्रभात फेरी से, जिसमें सुबह सुबह राष्ट्रवादी गीत गूंजते थे। सरकारी पाबंदियों को तोड़ने के लिए हाथ से लिखी हुई पत्रिका जैसे छोटे छोटे अखबार निकलते थे। और कमाल की बात तो ये है कि बच्चों ने भी अपनी वानर सेना और मंजरी सेना बनाकर संदेश पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी। अच्छा, अब कहानी का रुख थोड़ा बदलते हैं। एक तरफ ये सब हो रहा था, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी? वो इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन से कैसे निपट रही थी, जिससे वो सिर्फ ताकत के दम पर कुचल नहीं पा रही थी? सरकार एक अजीब सी दुविधा में फंसी हुई थी। एक तरफ वो दमन करने के लिए नए नए अध्यादेश ला रही थी, तो दूसरी तरफ वायसराय बातचीत के लिए गोलमेज सम्मेलन का ऑफर दे रहे थे। लेकिन जब जेल में गांधी और नेहरू से बात नहीं बनी और लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के बिना अधूरा सा रह गया, तब अंग्रेजों को एक बात साफ समझ आ गई, कांग्रेस के बिना कोई रास्ता नहीं निकलेगा। और इसी मजबूरी ने आगे का रास्ता खोला जब जनवरी 1931 में गांधी जी और पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया गया। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, यानी गांधी और वायसराय इरविन के बीच हुए उस ऐतिहासिक समझौते पर, जिसने आगे चलकर कई सवाल खड़े किए। तो आखिर इस समझौते की शर्तें क्या थीं? चलिए देखते हैं। सरकार ने अहिंसक कैदियों को रिहा करने, जब्त जमीनें वापस करने और नमक बनाने का अधिकार देने जैसी कई मांगें मान लीं। बदले में कांग्रेस ने आंदोलन रोकने और अगले गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने की बात मान ली। लेकिन इन शर्तों से भी ज्यादा बड़ी बात ये थी कि इतिहास में पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य ने कांग्रेस को बराबरी का दर्जा देकर बातचीत की मेज पर बुलाया था। लेकिन क्या ये समझौता सही था? इस पर बहुत बहस हुई। आलोचकों ने इसे एक तरह का धोखा कहा, क्योंकि इसमें भगत सिंह की फांसी नहीं रोकी जा सकी और किसानों की सारी जमीनें भी तुरंत वापस नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ इसके समर्थकों का मानना था कि एक स्ट्रैटेजिक ब्रेक था। कोई भी जन आंदोलन हमेशा नहीं चल सकता, लोगों में भी थकावट आ रही थी, और ये समझौता सरकार से बराबरी पर बात करने का एक बड़ा मौका था। तो फिर आखिर में इस समझौते और पूरे आंदोलन का असली असर क्या हुआ? इसकी सच्ची विरासत क्या थी? चलिए इसके नतीजों को समझते हैं।
देखिए, आलोचना अपनी जगह थी, लेकिन आम जनता के लिए ये समझौता हार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जीत थी। जब हजारों कैदी जेलों से बाहर आए तो उनका स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ। इससे लोगों का आत्मविश्वास आसमान पर पहुंच गया कि वो ताकतवर ब्रिटिश सरकार को झुका सकते हैं। ये आंकड़े खुद कहानी बयां करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 90,000 से ज्यादा लोग। इतने लोग इस आंदोलन के दौरान जेल गए, जो 1920 के असहयोग आंदोलन से 3 गुना ज्यादा थे। इससे पता चलता है कि लोगों की भागीदारी किस जबरदस्त स्तर पर थी। और इस आंदोलन का असर सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी था। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन से कपड़ों का आयात लगभग आधा हो गया। ये औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था पर एक सीधी और जोरदार चोट थी। अंग्रेज अधिकारी तो खुद हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। बंगाल के पुलिस महानिरीक्षक E.J. लोमैन ने लिखा, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस संगठन ऐसे अज्ञानी और अशिक्षित लोगों का समर्थन पा सकता है। शायद वो ये समझ ही नहीं पाए कि जिन्हें वो अज्ञानी समझ रहे थे वही तो इस आंदोलन की असली ताकत थे। आखिर में लोग ये बात अच्छी तरह जानते थे कि ये एक युद्ध विराम है, आत्मसमर्पण नहीं। ये एक पॉज था, फुल स्टॉप नहीं। लड़ाई अभी बाकी थी। सवाल बस ये था कि जब ये संघर्ष दोबारा शुरू होगा तो उसका स्वरूप क्या होगा, और यही सोच लोगों को आने वाले कल के लिए तैयार कर रही थी।